वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 111 है यूपी पीएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट होंगे सारे के सारे प्रश्न। देखिए हर दिन रिवीजन करते रहिए। 111 टेस्ट हो गए हैं कंप्लीट। जो शुरुआती टेस्ट हैं इसे 1 से 10 तक हो गया और 10 से 25 तक हो गया, 25 से 50 तक हो गया। उनका भी रिवीजन कंटिन्यूस करते रहना, वरना नए के चक्कर में क्या होगा, पुराना जो है माइंड से निकल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, खुली मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल आकाश से पृथ्वी पर आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेते हैं, पृथ्वी द्वारा मुक्त की गई ऊष्मा को वापस लौटा देते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकिरणित कर देते हैं, या फिर वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित कर उसे पृथ्वी की ओर वापस भेज देते हैं। क्या है इसका आंसर? खुली मेघ रहित रातों की तुलना में जो मेघाच्छादित रातें होती हैं वो अधिक गर्म होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी द्वारा मुक्त की गई ऊष्मा को जो बादल छाए रहते हैं ना मेघाच्छादित, वो वापस भेज देते हैं, इसलिए गर्म रहता है। अगर वो अंतरिक्ष में चला जाता तो ठंडा हो जाता, खुला आकाश, साफ आकाश। तो देखिए, खुली मेघ रहित रातों की तुलना में जो मेघाच्छादित रातें होती हैं वो अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी द्वारा मुक्त की गई ऊष्मा को वापस भेज देते हैं। वापस कहाँ पर? वापस पृथ्वी पर ही भेज देते हैं, और जबकि जानी कहाँ थी? वो अंतरिक्ष में जानी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जीवों के विकास को प्रभावित कर सकती है? महाद्वीपीय विस्थापन और हिमनद चक्र। यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे ही, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये दोनों की दोनों घटनाएं जो हैं जीवों के विकास को प्रभावित कर सकती हैं, हिमानी चक्र भी और महाद्वीपीय विस्थापन भी। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त दोनों घटनाएं पृथ्वी पर जीवों के विकास को प्रभावित कर सकती हैं। तो ये कैसे कर सकती हैं ये भी पता ही होगा आपको, बहुत बार बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गरजती चालीसा के बारे में असत्य है? गरजती चालीसा यह निरंतर तेज गति से प्रभावित होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा सामान्यतः उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। मेघाच्छादित आकाश, वर्षा और नमी तथा मौसम इनके साथ देखी जाने वाली प्रमुख घटनाएं हैं। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध रूप से प्रवाहित होती हैं। गरजती चालीसा, देखिए चालीसा इनको बोला जाता है। एक होती है प्रचंड पचासा, एक होती है चीखती साठा, और एक होती है गरजती चालीसा। तो ये अक्षांश को इंडिकेट कर रहा है। चालीसा मतलब 40 अक्षांश तक, और प्रचंड पचासा 50 अक्षांश, 0 से 50, और जो गरजती साठा है वो 60 अक्षांश तक। तो यहाँ जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 1। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध रूप से प्रवाहित होती हैं, और गलत है स्टेटमेंट पहला वाला। तो देखिए, गरजती चालीसा का जो प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध में होता है वही प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में नहीं हो पाता, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। क्योंकि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के बृहद भूखंड वायु की दिशा में अवरोध उत्पन्न करते हैं, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीपों के बावजूद कम भूखंड होने के कारण पवन की धारा जो है वो अवरोध नहीं हो पाता, मतलब खुला विचलन करती है दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में नहीं कर पाते, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। क्या कह रहा है वो? ये उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध रूप से प्रवाहित होती हैं। तो केवल दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में नहीं होती, कारण बता दिया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें चलने वाली पछुआ पवनें अधिक वेग और निरंतरता से चलती हैं। क्यों होता है ऐसा? देखिए, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूभाग कम है। सही है, बिल्कुल कम है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिक होता है। देखिए ये गलत है। कोरियोलिस बल तो दोनों भागों में समान होगा ना। यह पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच देती है 0 डिग्री, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, तो बराबर है यहाँ पर भी, यहाँ पर ही कोरियोलिस बल। तो इनकरेक्ट है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला करेक्ट है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवनें जो हैं अधिक वेग और निरंतरता से चलती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूभाग कम है, पानी पानी अधिक है।
उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के कोरियोलिस बल में कोई अंतर नहीं होता, समान होते हैं दोनों, उत्तरी गोलार्ध का हो या दक्षिणी गोलार्ध का हो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, टुंड्रा वनस्पति का एल्बिडो टैंगा वनस्पति की तुलना में कम होता है। टुंड्रा वनस्पति का एल्बिडो टैंगा वनस्पति की तुलना में कम होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का एल्बिडो प्रतिशत उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के एल्बिडो के प्रतिशत से ज़्यादा होता है। देखिए पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। टुंड्रा वनस्पति का एल्बिडो मूल्य जो है वो टैंगा वनस्पति की तुलना में अधिक होता है, कम नहीं होता। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का एल्बिडो प्रतिशत उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में ज़्यादा नहीं होता, ये कम होता है। तो करेक्ट पूछा, करेक्ट तो कोई है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टुंड्रा वनस्पति का जो एल्बिडो है वो टैंगा वनस्पति से ज़्यादा होता है, कम नहीं होता। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का एल्बिडो प्रतिशत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के एल्बिडो प्रतिशत से ज़्यादा होता है। एल्बिडो का घटता क्रम देख लीजिए, टुंड्रा वनस्पति में अधिक एल्बिडो है, उससे कम टैंगा वनस्पति में, उससे कम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, और सबसे कम है इनमें से उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में। एल्बिडो होता क्या है? एल्बिडो होता है, देखिए, किसी पिंड के द्वारा या किसी पदार्थ के द्वारा, किसी सतह के द्वारा जो सूर्य से सौर ऊर्जा आ रही है, मतलब जो उसका विकिरण से जो ऊर्जा आ रही है उसको ग्रहण की गई, फिर कितना उसने वापस भेजी, उसके अनुपात को बोलते हैं एल्बिडो। उदाहरण के तौर पर समझे, मान लीजिए एक बादल है, वाइट कलर का बादल है, तो जो वो जितना अवशोषित नहीं करेगा ना, उससे ज़्यादा वो अधिकतर जो है 80%, 70 से 80% जो है वापस भेज देगा अंतरिक्ष में। और यही चीज़ अगर ग्लेशियर के पास देखी जाए, सबसे ज़्यादा परावर्तित करते हैं ग्लेशियर विकिरण को, सौर विकिरण को, वो तो 80 से 90 या 70 से 90 कर देते हैं, 70 से 90 जो है वापस भेज देते हैं। अगर यही चीज़ बादल छाए रहते हैं, काले बादल, वो भी, तो वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे उसको। या कोई रोड है, डांबर है, नया बना है डांबर का रोड, तो उसका एल्बिडो काफ़ी कम होगा क्योंकि वो परावर्तित ही नहीं करेगा। तो एल्बिडो उसका अधिक होगा जो ज़्यादा परावर्तित करता है। तो यहाँ टुंड्रा प्रदेश का एल्बिडो काफ़ी है, टैंगा से भी हाँ, टुंड्रा का जो एल्बिडो टैंगा से अधिक है, टैंगा का एल्बिडो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती से अधिक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों से अधिक है। तो सदाहरित वन मतलब हर समय हरे रहने वाले, तो ये तो एल्बिडो ज़्यादा ग्रहण करेंगे ना, क्योंकि इनको भोजन बनाना अधिक, यहाँ पत्ते नहीं हैं तो वापस भेज देंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ग्रहण किया गया और वापस भेजा गया मतलब परावर्तित किया गया अनुपात को जो है एल्बिडो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए भारत में कृषि जलवायु प्रदेश का विकास एक प्रमुख उद्देश्य कृषि के विकास में असमानता को कम करना है। कृषि जलवायु प्रदेशों की रूपरेखा सामान्य तौर पर वाणिज्यिक उद्देश्यों पर आधारित होती है। देखिए पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। कृषि जलवायु प्रदेशों की रूपरेखा सामान्य तौर पर वाणिज्यिक उद्देश्यों पर थोड़ी होती है निर्धारित या आधारित, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। किस किस पर होती है फिर? तो देखिए कृषि जलवायु क्षेत्रों के उद्देश्य क्या होते हैं? कृषि उत्पादन को सुधार करना, उसमें कृषि की आय को बढ़ावा देना, अधिक ग्रामीण रोजगार पैदा करना, उपलब्ध सिंचाई जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना, और कृषि के विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, ना कि क्या, वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। तो कृषि जलवायु क्षेत्र फसलों और किसानों की एक निश्चित सीमा के लिए उपर्युक्त प्रमुख जलवायु के जो है संदर्भ में एक भूमि इकाई है। और कृषि जलवायु क्षेत्रों के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं, इनको पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। ये है मुख्य उद्देश्य, ये नहीं है कि उसको कॉमर्शियल बना दो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, ऋतु परिवर्तन सूर्य का परिक्रमण करते समय पृथ्वी की स्थितियों में परिवर्तन का परिणाम है। विषुव जो है, विषुव वो पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। देखिए ऋतु परिवर्तन जो है वो सूर्य का परिक्रमण करते समय पृथ्वी की स्थितियों में परिवर्तन का परिणाम है, ये तो करेक्ट है।
ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, दिन रात कैसे होते हैं, ये सब पता होगा आपको। दूसरा वाला गलत है। देखिए पृथ्वी है वो खुद भी घूम रही है, उसकी खुद की भी गति है ना, तो ये खुद की गति पे जब घूम जाती है ना 24 घंटे में, तो दिन और रात होता है। जब ये घूमते 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 सूर्य का चक्कर लगा लेती है ना, तब होता है ऋतु परिवर्तन। याद रखिएगा इसको। तो देखिए सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होते हैं ऋतु परिवर्तन। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ जो है झुका नहीं होता, अतः संपूर्ण पृथ्वी समान दिन एवं समान रात का अनुभव करती है। इसको कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं इसको? विषुव। और विषुव पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम क्या है? दिन और रात होना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में हुई कमी को सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, बहुत बार बताया होगा। देखिए एयर ड्रेनेज ऐसी अवधारणा है जिसमें रात के समय पहाड़ियों और पर्वतों पर उत्पन्न ठंडी हवा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के साथ प्रवाहित होकर ढाल के सहारे नीचे आकर घाटी की तलहटी से गर्म हवाओं को ऊपर उठाकर ठंडी हवाओं को संग्रहित करती है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ये सी है इसका आंसर, पढ़ लीजिएगा 2 बार। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख खगोलीय कारणों में सौर कलंक गतिविधियाँ और पृथ्वी की कक्षीय विशेषताओं में परिवर्तन, पृथ्वी की अस्थिरता और अक्षीय झुकाव शामिल है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य स्थलीय कारण ज्वालामुखी घटना है, जबकि समकालीन मानवीय जो कारण है वो ग्रीन हाउस गैसों में हो रही बढ़ोतरी है। बिल्कुल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। यहाँ पर करेक्ट पूछा है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए जिनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है उनको कम से कम 2-3 बार पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रवाल त्रिभुज या कोरल त्रिभुज जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलेमन द्वीप और तिमोर लेस्ते के उष्णकटिबंधीय सागरीय जल के एक अनुमानित त्रिकोणीय क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होने वाली एक भौगोलिक शब्दावली है। इसमें विश्व की सभी प्रजातियां पाई जाती हैं। कोरल ट्रायंगल वर्ल्ड मैप देखा होगा तो इस तरफ बनता है, पूरब की तरफ। दक्षिण चीन सागर से जाएंगे थोड़ा पूरब नीचे की तरफ, तो इधर ही है ना सब ये इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलेमन द्वीप और तिमोर लेस्ते उष्णकटिबंधीय सागरीय जल। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है। सभी नहीं पाई जाती। सभी कैसे पाई जा सकती हैं? पृथ्वी इतनी बड़ी है, इतने बड़े सागर महासागर, सारा इस एरिया में नहीं आ पाएगा। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला है। तो देखिए इस क्षेत्र में अधिक प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं लेकिन सभी नहीं पाई जाती। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला स्टेटमेंट है, बेसाल्ट चट्टानों से बनी महासागरीय प्लेटों की प्रकृति मैफिक होती है और महाद्वीपीय प्लेटें जो हैं महासागरीय प्लेटों की तुलना में मोटी होती हैं। ध्यान से सुनते रहेगा, इंपॉर्टेंट है एक लाइन। महासागरीय प्लेटों का निर्माण अपसारी प्लेट किनारों से होता है। देखिए पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। महाद्वीपीय जो प्लेट होती है महासागरीय प्लेट की तुलना में मोटी होती है और महासागरीय प्लेटों का निर्माण अपसारी प्लेट किनारों से होता है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, गलत तो कहीं नहीं, डी लगाएंगे इसका आंसर, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त देखिए सारे के सारे कथन सत्य हैं। बेसाल्ट चट्टानों से बनी महासागरीय प्लेटों की प्रकृति मैफिक होती है और इस महासागरीय चट्टान में लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम यातायात में पाए जाते हैं। बहुतायत मतलब अधिकता में पाए जाते हैं। इसके विपरीत महाद्वीपीय प्लेटों की प्रकृति फेल्सिक होती है जो ग्रेनाइट की चट्टान से बनी होती है और महाद्वीपीय चट्टानों में प्रमुखतः एल्युमिनियम और सोडियम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भूविक्षेपी पवन समदाब रेखा के समानांतर चलती है। भूविक्षेपी पवन समदाब रेखा के समानांतर चलती है। यह पवनें धरातल वर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। देखिए बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, जब दो समान वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो उनके बीच का सीमा क्षेत्र
वाताग्र कहलाता है। जब दो समान वायु राशियां, ध्यान से सुनते रहिएगा, एक शब्द पर जोर डालिए। वाताग्रों के निर्माण की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहा जाता है। देखिए, बिल्कुल वाताग्रों के निर्माण की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहा जाता है। लेकिन जब दो भिन्न वायु राशियां, समान वायु राशियां नहीं, जब दो भिन्न वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो उनके बीच का सीमा क्षेत्र वाताग्र कहलाता है। तो इनकरेक्ट है पहला वाला, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो जब दो भिन्न वायु राशियां आपस में मिलती हैं, समान नहीं भिन्न वायु राशियां आपस में मिलती हैं, तो उनके बीच का क्षेत्र जो है वो वाताग्र क्षेत्र कहलाता है। वाताग्रों के निर्माण की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है यानी गलत है। पहला स्टेटमेंट है, जब ठंडी वायु गर्म वायु की ओर प्रवाहित होती है तो इनके संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। यदि गर्म वायु राशि जो है ठंडी वायु राशि की ओर प्रवाहित होती है तो इनके संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। यदि कोई वायु राशि भू सतह से पूर्णतः ऊपर उठी हो तो इसे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। देखिए, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, गलत तो कोई है नहीं, इसलिए लगाएंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी सत्य हैं। 15वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कारक मिट्टी निर्माण को नियंत्रित करते हैं, मृदा के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पर, इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। मूल पदार्थ मृदा के निर्माण को नियंत्रित करते हैं, करेक्ट है। स्थलाकृति भी करती है, जलवायु तो करेगी, जैविक गतिविधियाँ भी करती हैं, समय सारा का सारा है मृदा को, क्योंकि समय भी लगता है ना मृदा के निर्माण में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, उपरोक्त सभी कारक जो है वो मृदा निर्माण को नियंत्रित करते हैं। ये इसका आंसर नहीं हो सकता सी, क्योंकि इसमें 5 हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, गिन लीजिएगा। मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक गतिविधियाँ और समय, ये सारे के सारे कारक जो हैं वो मृदा निर्माण को नियंत्रित करते हैं। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, ये ज्योग्राफी के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद।